दोस्तों हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो यूथ पब्लिकेशन का जो हम लोग थ्योरी प्लस एमसीक्यू कर रहे थे, आज हम लोग करेंगे सामुदायिक संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और सकल स्तरीय संघ के बारे में समझेंगे। इसमें हम लोग टोटल थ्योरी पढ़ेंगे। इसके बाद इस थ्योरी पर 145 क्वेश्चन को भी करेंगे और करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका आपको लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसका करते हैं और 145 क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पहले थ्योरी क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। सामुदायिक संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, सकल स्तरीय संघ के बारे में समझे। स्वयं सहायता समूह एचएससी के तत्व, उच्च स्तरीय संघ, ग्राम संगठन और सकल स्तरीय संघ के तत्व। एचएससी बैंक लीकेज महत्व, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित विभिन्न वित्तीय उत्पाद, बीमा और डिजिटल वित्तीय पोषण मॉडल। स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत जैसे विकासशील देशों में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं सदियों से जटिल रूप से उपस्थित रही है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और समाज दोनों स्तरों पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों की श्रृंखला में स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं और वंचित परिवारों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से सशक्त बनाना है। समूह स्वयं सहायता समूह केवल आर्थिक सहयोग के माध्यम नहीं, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन और सामूहिक चेतना का भी सशक्त साधन है। फिर आता है स्वयं सहायता समूह। कौशल विकास और उद्यमिता, सामाजिक परिवर्तन और एकता, वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता। ये सब पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे अब। कौशल विकास, उद्यमिता, सामाजिक परिवर्तन और एकता, वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता। ये है स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य। सबसे पहले हम लोग करते हैं आर्थिक आत्मनिर्भरता। स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य गरीबी और वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर बनाना है। समूह के सदस्य नियमित बचत करते हैं, जिससे एक कोष तैयार होता है। यह कोष आपातकालीन जरूरतें जैसे बीमारी, शिक्षा, खेती या छोटे व्यवसायों में ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है। इसके सदस्य साहूकारों और महाजनों के शोषण से बच पाते हैं। सामाजिक सशक्तिकरण। स्वयं सहायता समूह महिलाओं और दलित वर्गों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर देता है। समूह बैठक के माध्यम से सदस्यों के नेतृत्व, संगठन और संवाद कौशल का विकास करता है। इसमें सामाजिक असमानता, भेदभाव और रूढ़िवादी सोच को चुनौती मिलती है। गरीबी उन्मूलन। समूह के माध्यम से गरीब परिवारों को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण मिलता है। वे अपने उत्पाद जैसे हस्तशिल्प, डायरी, कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचा पाते हैं। इस प्रकार उनकी आय बढ़ती है और जीवन स्तर में सुधार होता है। महिला सशक्तिकरण। स्वयं सहायता समूह का सबसे बड़ा उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से युक्त बनाना है। महिलाओं की सहभागिता से उन्हें घर और समाज दोनों में निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार नियोजन और पोषण जैसे मुद्दों पर भी उनकी जागरूकता बढ़ती है। वित्त समावेशन। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ता है। बैंकिंग लीकेज कार्यक्रम, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लीकेज प्रोग्राम के माध्यम से सदस्यों को औपचारिक ऋण मिलता है। यह वित्त समावेशन की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। सामाजिक परिवर्तन और एकता। स्वयं सहायता समूह सामूहिक सहयोग और सामाजिक एकता की भावना को बढ़ावा देता है। समूह स्तर पर समस्याओं का समाधान सामूहिक रूप से किया जाता है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, लैंगिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर समूह सक्रिय भूमिका निभाता है। कौशल विकास और उद्यमिता। स्वयं सहायता समूह सदस्यों को प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर प्रदान करता है। सदस्य सिलाई, बुनाई, कुटीर उद्योग, डेयरी, बागवानी जैसे कार्यों में दक्ष है। इसमें रोजगार और उद्यमिता की दिशा में प्रगति होती है। स्वयं सहायता समूह के व्यवहारिक उपलब्धियां। आर्थिक स्तर पे लाखों महिलाओं के छोटे व्यवसाय शुरू किए, रोजगार सृजन हुआ, जिसमें उनके परिवारों की आय में वृद्धि देखने को मिली। सामाजिक स्तर पे महिला का आत्मविश्वास बढ़ा, पंचायतों में उनकी भागीदारी बढ़ी। शैक्षणिक स्तर पे बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। स्वास्थ्य स्तर पर समूह स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चुनौतियां। शिक्षा की कमी के कारण कई बार समूह में लेखा जोखा की पारदर्शिता नहीं रहती है। पुरुष प्रधान मानसिकता कई बार महिला समूहों को कमजोर बनाती है। बाजार तक पहुंच और उचित दाम मिलने में कठिनाई होती है। सरकारी योजनाओं की जानकारी और उन तक पहुंच सीमित रहती है।
समाधान और उपाय। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए नियमित परीक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाना, बाजार उन्मूलन उत्पादों और विपणन व्यवस्था विकसित करना, डिजिटल वित्तीय साक्षरता और बैंकिंग सुविधाओं का विकास विस्तार करना है। स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य केवल आर्थिक उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सशक्तिकरण की भी माध्यम है। स्वयं सहायता समूह ने ग्रामीण भारत की महिलाओं और वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने, गरीबी कम करने, सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यदि उन्हें उचित समर्थन, परीक्षण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराई जाए तो स्वयं सहायता समूह भारत के आर्थिक और सामाजिक प्रगति का मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। स्वयं सहायता समूह का जीवन चक्र। स्वयं सहायता समूह का विकास कई चरणों में होता है, जो इसकी परिपक्वता और स्थिरता को दर्शाता है। जैसे इसका सशक्तिकरण, प्रारंभ होगा तो सशक्तिकरण होगा, प्रारंभ होगा तो ये मजबूती से सशक्तिकरण, फिर गठन होगा, फिर प्रारंभ होगा। गठन गठन गांव का या समुदाय में 10-20 महिलाओं या पुरुष मिलकर एक समूह का गठन करते हैं। प्रारंभ या सदस्य नियमित बचत करना शुरू करते हैं और एक कोष तैयार करते हैं। मजबूत समूह बैंक और वित्तीय संस्थाओं को जोड़कर ऋण की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। सशक्तिकरण। स्वयं सहायता समूह नेतृत्वकारी भूमिका निभाने लगता है और सामाजिक परिवेश में योगदान करता है। स्वयं सहायता समूह SHG की ग्रेडेड और उसका महत्व। स्वयं सहायता समूह की ग्रेडिंग का अर्थ है कि समूह के कामकाज, वित्त अनुशासन, बैठक की नियमित और बचत ऋण प्रणाली, नेतृत्व क्षमता और पारदर्शिता का मूल्यांकन करना है। ग्रेडिंग से पता चलता है कि समूह कितना मजबूत, विश्वसनीय और बैंक वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने योग्य है। ग्रेडिंग का मुख्य मापदंड। ग्रेडिंग के मुख्य मापदंड होते हैं बैंकों से जुड़ाव, बैंकों बैठकों में नियमित सदस्यों की भागीदारी, बचत की स्थिति, ऋण वितरण, लेखा जोखा, नेतृत्व और अनुशासन। समूह समय पर बैठक करते हैं या नहीं, सभी सदस्य बैठकों के निर्णय में सक्रिय रहते हैं या नहीं, नियमित बचत हो रही है या नहीं, समय पर ऋण दिया और लौटाया जा रहा है या नहीं, रजिस्टर और हिसाब किताब साफ और पारदर्शी है या नहीं, समूह में लोकतांत्रिक नेतृत्व और आपसी सहयोग है या नहीं, समूह बैंकों से जुड़ा है और उसकी गतिविधियां संतोषजनक है या नहीं। ग्रेडिंग की श्रेणियां। ए ग्रेड बहुत अच्छा समूह, बैंक ऋण के लिए पूरी तरह योग्य है। बी ग्रेड संतोषजनक समूह, कुछ सुधार के बाद ऋण योग्य है। ग्रेड सी कमजोर समूह, सभी बैंक ऋण योग्य नहीं है, सुधार की आवश्यकता है। स्वयं सहायता समूह के ग्रेडिंग का महत्व। बैंक ऋण की पात्रता। अच्छे ग्रेड वाले समूह आसानी से बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं। विश्वसनीयता के प्रमाण। ग्रेडिंग से समूह की साख और ईमानदारी का मूल्यांकन होता है। सदस्यों का अनुशासन, नियमित और पारदर्शिता बनी रहती है। फिर आता है सशक्तिकरण। सदस्यों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। योजना का लाभ। सरकारी योजनाओं और परीक्षण कार्यक्रमों को प्राथमिकता मिलती है। सामाजिक विकास। मजबूत समूह समाज के अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बनता है। निष्कर्ष। स्वयं सहायता समूह यह सुनिश्चित करती है कि समूह न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हो, बल्कि सामाजिक और संगठनात्मक दृष्टि से भी विश्वसनीय और प्रभावी बन सके। ग्राम संगठन, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। ग्राम संगठन एक सामुदायिक संस्था है जो गांव के विभिन्न समूह, सहायता समूह SHGS को मिलाकर बनाई जाती है। इसका उद्देश्य सभी समूहों के बीच समन्वय स्थापित करना और उनके कार्यों को सशक्त बनाना है। ग्राम संगठन का महत्व यह है कि न केवल छोटे छोटे समूह को जोड़कर उन्हें बड़ा मंच प्रदान करता है, बल्कि गांव में समग्र विकास में भी योगदान करता है। इसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आजीविका और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर सामूहिक पहल की जाती है। ग्राम संगठन का उद्देश्य। एम ऑफ विलेज ऑर्गेनाइजेशन। गांव के सभी स्वयं सहायता समूह को एक साझा मंच पर लाकर सामूहिक विकास को सुनिश्चित करना, आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए नियमित बचत और आंतरिक ऋण प्रणाली को सुदृढ़ करना है। महिलाओं को नेतृत्व और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल करना है। आजीविका के साधन विकसित कर ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना है। स्वास्थ्य और शिक्षा, पोषण और स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना है। सामाजिक बुराई जैसे दहेज, बाल विवाह, लैंगिक असमानता और नशा प्रवृत्ति को समाप्त करने की भूमिका निभाना है। सरकारी योजनाएं, परीक्षण और बैंकिंग सुविधाओं तक गरीबी परिवारों को पहुंच आसान बनाना है। समूह निर्णय, सहयोग और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। गांव में सामाजिक न्याय, समानता स्थापित करना है। समग्र रूप से गांव को आत्मनिर्भर, संगठित और सशक्त बनाना है। ग्राम संगठन की संरचना और कार्यप्रणाली। ग्राम संगठन गांव स्तर पर कई स्वयं सहायता समूह SHGS को मिलकर बनाया जाता है। इसकी संरचना लोकतांत्रिक होती है तथा जिसमें स्वयं सहायता समूह से चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं और संगठन का संचालन एक अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के माध्यम से होता है।
फिर आता है कार्य प्रणाली। गांव ग्राम संगठन, कोषाध्यक्ष, समिति प्रवृत्ति और समिति होता है, उप समिति और उप समिति होता है। कार्य प्रणाली मासिक बैठक आयोजित कर वित्तीय और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा, सदस्यों और बचतों को ऋण वितरण की निगरानी, सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ाव, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और आजीविका संबंधी गतिविधियां, महिला और गरीबी परिवारों के निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना, सामाजिक समस्या जैसे दहेज, बाल विवाह, भेदभाव पर सामूहिक बल देना। इस प्रकार ग्राम संगठन न केवल आर्थिक मजबूती देता है बल्कि सामाजिक परिवर्तन और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी कार्य करता है। स्थानीय विकास में महिला भूमिका। स्थानीय विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाएं न सिर्फ ग्राम विकास और पंचायती स्थानीय निकायों में नेतृत्व कर रही है बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी परिवर्तन ला रही है। महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण मिलने के बाद उनकी भागीदारी में बड़ा इजाफा हुआ है। भारत में स्थानीय निकायों में लगभग 46% निर्वाचित सदस्य महिलाएं हैं। स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने, योजनाओं को क्रियान्वयन और ग्राम विकास कार्यक्रमों की निगरानी में अग्रणी भूमिका निभा रही है। आर्थिक विकास में योगदान। महिलाएं स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार, बचत और ऋण की सुविधा देते हैं, जिनसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही है। महिला उद्यमिता, कृषि, दूध उत्पादक, हस्तशिल्प और लघु उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है। सामाजिक परिवर्तन। महिलाएं स्वास्थ्य और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने का कार्य कर रही है। इसका नेतृत्व लैंगिक समानता बल्कि सामाजिक और पोषण जैसे क्षेत्रों में सामाजिक बदलाव का माध्यम बन रही है। इस प्रकार महिलाओं की भागीदारी से स्थानीय विकास न सिर्फ तेज हो रहा है बल्कि समावेशी और टिकाऊ भी बनता है। स्वयं सहायता समूह एसएचजी। स्वयं सहायता समूह एसएचजी एक छोटा अनौपचारिक संगठन है जिसमें सामान्य रूप से 10 से 20 लोग समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं और किसी साझा उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से एकत्रित होते हैं। यह समूह सदस्यों को अपनी छोटी छोटी बचत को इकट्ठा करके जरूरतमंद सदस्यों को ऋण देने, आय उत्पादन गतिविधियों को संलग्न होकर होने और आपसी सहयोग और समर्थन देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। स्वयं सहायता समूह विशेष रूप से महिला और कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाते हैं। यह समूह आपसी विश्वास, सहयोग, सामूहिक निर्णय के का प्रतिरूप होता है। इसमें सदस्यों की आर्थिक सामाजिक स्थिति मजबूत होती है। स्वयं सहायता समूह नियमित रूप से मिलते हैं और छोटी बचत करते हैं। समूह के सदस्यों को उनकी आपातकालीन जरूरतों या सूक्ष्म उद्योगों के लिए आर्थिक ऋण प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये समूह सामूहिक परीक्षण, कौशल विकास और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से सदस्यों को सशक्त बनाते हैं। विशेष रूप से महिलाएं इस तरह के समूह में बढ़ चढ़ कर भाग लेती है जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण होता है। भारत में स्वयं सहायता समूह की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। इसके बाद उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी योजनाएं चलाई गई। नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह को बैंक लीकेज प्रोग्राम ने उन्हें बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया। सरल शब्दों में कहा जाए तो स्वयं सहायता समूह ग्रामीण और शहरी गरीबी वर्गों को आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम प्रदान करता है। स्वयं सहायता समूह की विशेषताएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की विशेषताएं क्या क्या है? स्वयं सहायता समूह ग्रामीण और शहरी गरीबी विशेषकर महिलाओं को आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का प्रभावी माध्यम है, जिसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। स्वयं सहायता समूह की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? छोटे ऋण की सुविधा, बैंकों से जुड़ाव, समान अवसर, महिला सशक्तिकरण, स्वेच्छा से गठन, समान उद्देश्य, जिम्मेदारी और अनुशासन, नियमित बचत, सामाजिक विकास, सामूहिक निर्णय, छोटे ऋण की सुविधा। स्वेच्छा से संगठन। स्वयं सहायता समूह का गठन 10 से 20 सदस्यों द्वारा स्वेच्छा से किया जाता है। समान उद्देश्य सभी सदस्य समान आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए मिलकर कार्य करते हैं। नियमित बचत। प्रत्येक सदस्य समूह में नियमित रूप से एक निश्चित राशि की बचत करता है। सामूहिक निर्णय। सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं जिसमें लोकतांत्रिक वातावरण बनता है। छोटे ऋण की सुविधा। समूह अपनी बचत के सदस्यों को छोटे ऋण उपलब्ध कराता है। बैंकों से जुड़ाव। स्वयं सहायता समूह से बैंक से जुड़कर वित्तीय सहयोग प्राप्त करता है और बड़े ऋण लेने की क्षमता विकसित करता है। समान अवसर। सभी सदस्यों को समान अवसर और भागीदारी का अधिकार
प्राप्त होता है। महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है और उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। जिम्मेदारी और अनुशासन, सदस्य समय पर बचत जमा करने और ऋण चुकाने में जिम्मेदार होते हैं। सामाजिक विकास, समूह केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता का भी योगदान देता है। अतः स्वयं सहायता समूह सामूहिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहयोग की मिसाल प्रस्तुत करता है। यह ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में स्वयं सहायता समूह का उदय, उत्पत्ति और विकास। भारत में स्वयं सहायता समूह की उत्पत्ति 1972 में स्वनियोजित महिला संघ सेवा की स्थापना से मानी जाती है। इससे पहले की स्वयं संगठन के छोटे छोटे प्रयास हुए हैं। उदाहरण के लिए 1954 में अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ने मिल मजदूरों के परिवारों की महिलाएं सिलाई, बुनाई आदि जैसे कौशल प्रशिक्षण देने के लिए अपनी महिला जैसे कौशलों के प्रशिक्षण देने के लिए पहली महिला शाखा का गठन किया। सेवा का गठन करने वाली इला भट्ट ने असंगठित क्षेत्रों के बुनकरों, कुम्हारों, फेरी वालों और अन्य गरीबी और स्वनियोजित महिला श्रमिकों को उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से संगठित किया था। नाबार्ड ने 1992 में स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज परियोजना का गठन किया, जो आज विश्व की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस परियोजना है। 1953 से नाबार्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूह को बैंकों के में बचत खाते खोलने की अनुमति दी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999 में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई, जिसका उद्देश्य ऐसे समूह का गठन और कौशल विकास करना है। स्वयं सहायता समूह की आवश्यकता, स्वयं सहायता समूह की आवश्यकता के पीछे निम्न कारण हो सकता है। ग्रामीण गरीबी एक मुख्य कारण है। ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को प्रभाव और सीमित पहुंच। रंगराजन समिति की रिपोर्ट, भारत में वित्तीय समावेशन की कमी 4 प्रमुख कारण बताए गए हैं। पार्श्विक सुरक्षा देने में असमर्थता, कमजोर ऋण अवशोषण की क्षमता, संस्थाओं की अपर्याप्त पहुंच और कमजोर सामुदायिक नेटवर्क। यह माना जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण संपर्क का सबसे महत्वपूर्ण तत्व भारतीय गांवों में सुदृढ़ सामुदायिक नेटवर्क का प्रचलन है। स्वयं सहायता समूह गरीबों को ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह गरीबी उन्मूलन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे महिलाओं को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे स्वयं सहायता समूह के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को सामाजिक पूंजी बनाने में मदद करते हैं। स्वरोजगार के अवसर के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता, साक्षरता स्तर, बेहतर सेवा और बेहतर परिवार नियोजन जैसे अन्य विकास कारकों को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। स्वयं सहायता समूह के कार्य, स्वयं सहायता समूह के कार्य निम्न है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वे रोजगार और आय सृजन गतिविधियों के क्षेत्र में समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों की कार्यात्मक क्षमता का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। वे ऐसे लोगों को बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध कराते हैं जिन्हें आमतौर पर बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है। वे आपसी विचार विमर्श, सामूहिक नेतृत्व के माध्यम से संघर्षों का समाधान भी करते हैं। वे गरीबों के लिए सूक्ष्म वित्त सेवाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वे औपचारिक बैंकिंग सेवाओं को गरीबों और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। वे गरीबों में बचत की आदतों को भी प्रोत्साहित करते हैं। स्वयं सहायता समूह के प्रमुख तत्व क्या क्या है? स्वयं सहायता समूह के निम्न तत्व होते हैं: समूह कोष का प्रबंधन, क्षमता निर्माण और परीक्षण, सामाजिक एकजुटता, नियमित बचत, आंतरिक ऋण और वापसी, रिकॉर्ड कीपिंग और नियमित बैठक। नियमित बचत यह स्वयं सहायता समूह का सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत तत्व है। सदस्यों द्वारा की गई छोटी छोटी बचतें समूह में पूंजी का आधार बनती है और उन्हें वित्तीय अनुशासन सिखाती है। यह समूह में बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए भी एक विश्वसनीय प्रदान करता है। आंतरिक ऋण और वापसी, समूह अपनी संचित बचत में सदस्यों को ऋण प्रदान करता है। यह ऋण अवसर, व्यक्तिगत उपभोग, स्वास्थ्य, आपात स्थिति, शिक्षा और छोटे छोटे व्यावसायिक प्रयासों के लिए होता है। ऋण की वापसी भी समूह के नियमों के अनुसार नियमित रूप से की जाती है। यह सदस्यों को अनौपचारिक, सामूहिक और उच्च ब्याज दरों वाले ऋण से बचाता है। रिकॉर्ड कीपिंग, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए समूह अपनी सभी वित्तीय लेन देन, बचत, वापसी, ऋण वापसी को, उपस्थिति और बैठक को मिनट्स का उचित रिकॉर्ड रखता है। यह समूह के प्रबंधन और मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है। नियमित बैठक, मासिक और साप्ताहिक बैठक सदस्यों को एक साथ आने, वित्तीय लेन देन करने, समस्याओं पर चर्चा करने और सामूहिक निर्णय लेने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह बैठक सामाजिक बंधन, विश्वास को मजबूत करते हैं। समूह कोष का प्रबंधन, सदस्यों की बचत और ऋण पर अर्जित ब्याज एक समूह कोष बनाता है। समूह इस कोष को कैसे प्रबंधित करता है और ऋण कैसे वितरित करता है, यह समूह के नियमों और सदस्यों के बीच आपसी
सहमति से तय होता है। क्षमता निर्माण और परीक्षण, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को वित्तीय साक्षरता, नेतृत्व कौशल, रिकॉर्ड कीपिंग, उद्यमिता और सामाजिक मुद्दों पर परीक्षण दिया जाता है। यह उनकी क्षमता को बढ़ाता है और उन्हें अधिक प्रभावी बनाता है। सामाजिक एकजुटता, स्वयं सहायता समूह केवल वित्तीय मध्यस्थता से अधिक होते हैं। वे सामाजिक एकजुटता और आपसी समर्थन को बढ़ावा देते हैं। सदस्य एक दूसरे के व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं में मदद करते हैं। क्लस्टर स्तरीय महासंघ, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, क्लस्टर स्तरीय महासंघ स्वयं सहायता समूह क्लस्टर महासंघ LFC, स्वयं सहायता समूह SHGs और ग्राम संगठनों की संयुक्त स्तरीय बैठक है। इसमें लगभग 200 से 250 SHG और 25 से 40 ग्राम संगठन सम्मिलित होते हैं। इसका उद्देश्य समूह में वित्तीय सहयोग, परीक्षण, नेतृत्व और क्षमता और सरकारी आयोजन को जोड़ना है। CLF महिलाओं की आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। लोकतांत्रिक ढंग से संचालित यह संगठन पारदर्शिता, आत्मनिर्भरता और सामूहिक सशक्तिकरण का प्रतीक है। क्लस्टर स्तर पर महासंघ CLF ग्राम संगठन में स्वयं सहायता समूह और स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन 2 और 3 मिलकर सब करता है। ठीक है, कितना नंबर पेज हुआ? 37। ग्राम क्लस्टर महासंघ के उद्देश्य, स्वयं सहायता समूह SHG को सशक्त बनाना। CLF कई SHG को जोड़कर उन्हें सामूहिक सशक्ति प्रदान करता है। सहयोग और समन्वय स्थापित करना, समूह के बीच अनुभव साझा करने, सामूहिक निर्णय लेने में सहयोग करता है। वित्त समावेशन को बढ़ाना, SHG को बैंकिंग सेवाएं, ऋण और बचत योजनाओं से जोड़ना, आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना, छोटे व्यवसायों, रोजगार और उद्यमिता को विकास को प्रोत्साहित करना है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, आर्थिक, सामाजिक और नेतृत्व स्तर पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। परीक्षण और मार्गदर्शन देना, स्वयं सहायता समूह सदस्यों के प्रबंधन, लेखा जोखा और व्यावसायिक कौशल सिखाता है। उद्यमिता को बढ़ावा देना, नए रोजगार सृजन और आजीविका सुधारों पर बल देता है। गरीबी उन्मूलन करना, सामूहिक प्रयासों से गरीब परिवारों को अस्थायी आय का साधन उपलब्ध कराता है। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन करना, समान अवसर, अधिकार और महिलाओं की स्थिति को मजबूत करना है। सामुदायिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता जैसी गतिविधियों में सहयोग करना है। स्थिरता सुनिश्चित करना, स्वयं सहायता समूह को सरकारी योजनाओं और वित्तीय संस्थाओं को जोड़कर दीर्घकाल मजबूती देता है। क्लस्टर स्तरीय महासंघ की संरचना और कार्यप्रणाली। संरचना, सामान्य सभा, इसमें सभी SHG के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह नीतिगत निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई है। कार्य समिति, यह दैनिक कार्यों का संचालन करती है और निर्णय की समूह में लागू करती है। उप समितियां वित्त, आजीविका और सामाजिक विकास आदि विशिष्ट क्षेत्रों पर कार्य करती है। कार्यप्रणाली, वर्किंग, क्लस्टर स्तरीय महासंघ, सामान्य सभी SHG समितियां और उप समिति वित्त, आजीविका विकास और दीर्घ कार्यकारिणी समिति दैनिक कार्यों के संचालन के लिए। SHG को परीक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना और बैंक और सरकारी योजनाओं से जोड़ना। उद्यमिता और आजीविका संवर्धन को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक जागरूकता गतिविधियों का संचालन करना है। गरीबी उन्मूलन, सामाजिक विकास की दिशा में उन्हें कार्य करना है। स्वयं सहायता समूह के लीकेज पैकेज, स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज, स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज मॉडल स्वयं सहायता समूह की औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने की एक प्रक्रिया है, जिसमें स्वयं सहायता समूह पहले अपनी आंतरिक बचत को कम करते हैं और वे बैंक आपस में बचत खाता खोलते हैं और बैंकों से ऋण प्राप्त करते हैं। यह मॉडल भारत में सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में सफल नवाचार रहा है, जिसे नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक ने बढ़ावा दिया है। स्वयं सहायता समूह SHG के बैंक लीकेज का महत्व, स्वयं सहायता समूह और बैंक के महत्व क्या क्या है? वित्त समावेशन, बचत की आदत, सस्ता ऋण उपलब्ध कराना, आजीविका संवर्धन करना, महिला सशक्तिकरण करना, गरीबी उन्मूलन करना, विश्वसनीयता में वृद्धि करना, सरकारी योजनाओं से जुड़ाव करना। वित्त समावेशन, स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज ग्रामीण गरीबों के बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर उन्हें मुख्यधारा में लाता है। बचत में आदत, सदस्य नियमित बचत करना सीखते हैं, जिससे आर्थिक अनुशासन विकसित होता है। सस्ता ऋण उपलब्धता, गरीब परिवार महाजन और साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर ऋण लेने की बजाय बैंक से कम ब्याज पर ऋण प्राप्त करते हैं। आजीविका संवर्धन, ऋण सुविधा के सदस्य छोटे छोटे व्यवसाय, पशुपालन, खेती और अन्य सामाजिक गतिविधियों में निवेश करते हैं। महिला सशक्तिकरण,
अधिकतर स्व सहायता समूह महिलाओं द्वारा संचालित होते हैं। उसमें महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक भागीदारी बढ़ती है। गरीबी उन्मूलन, बैंक लीकेज के माध्यम से परिवारों को स्थायी आय का स्रोत मिलता है, जिससे गरीबी में कमी आती है। विश्वसनीयता में वृद्धि, बैंकों से जुड़ने पर स्व सहायता समूह को वित्तीय साख बढ़ती है और वे बड़े ऋण तक पहुंच बना सकते हैं। सामाजिक एकजुटता, सामूहिक वित्तीय गतिविधियों के समूह के सदस्य के सहयोग और विश्वास की भावना मजबूत होती है। ग्रामीण क्षेत्र में बीमा मॉडल, ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा का मॉडल किसान, मजदूर और गरीब परिवारों और सामाजिक और आर्थिक महत्व प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। इसका उद्देश्य आकस्मिक जोखिम जैसे प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना बीमा, बीमारी, मृत्यु, फसल खराब होने की स्थिति में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। ग्रामीण क्षेत्रों का बीमा मॉडल निम्न प्रकार से, ग्रामीण क्षेत्रों का बीमा मॉडल कैसे? फसल बीमा, पशुधन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, सामाजिक और सूक्ष्म और सार्वजनिक बीमा। फसल बीमा मॉडल, किसानों को सूखा, बाढ़, कीट प्रकोप, अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में होने पर क्षतिपूर्ति प्रदान करना। पशुधन बीमा मॉडल, पशुपालकों को गाय, भैंस, बकरी आदि के मरने या बीमार होने पर आर्थिक सुरक्षा देना। स्वास्थ्य बीमा मॉडल, ग्रामीण परिवारों को इलाज, दवाई, अस्पताल खर्चों में सहायता प्रदान करना है। जीवन बीमा मॉडल, गरीब परिवारों पर आश्रित महिलाओं की स्थिति में वित्तीय सहयोग देता है। सुरक्षा बीमा मॉडल, छोटे प्रीमियम पर गरीबों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराता है। इस बीमा मॉडल में ग्रामीण परिवार आकस्मिक संकटों का सामना करते हैं और सूक्ष्म बनाते हैं। इसमें न केवल उनकी आय की स्थिति बनती है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है। इस प्रकार बीमा मॉडल ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को सशक्त बनाता है। सुरक्षा बीमा प्रदाता द्वारा मॉडल, सूक्ष्म बीमा गरीबों और वंचित वर्गों को कम प्रीमियम पर बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में आकस्मिक जोखिम जैसे बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु, फसल या पशुधन की हानि से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। बीमा प्रदाता के मॉडल प्रस्तुत निम्न प्रकार के कार्य करते हैं। क्या क्या कार्य करते हैं? सूक्ष्म बीमा प्रदाताओं का मॉडल, बीमा कंपनी, स्वयं सहायता समूह, एनजीओ, सहज वित्त संस्थाएं हैं। सरकारी संस्थाएं, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं और सरकारी योजनाएं। बीमा कंपनियों को बड़ी बड़ी बीमा विशेष योजनाएं बनाकर ग्रामीण गरीब तक पहुंचती है। स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज और सामूहिक बचत के माध्यम से सदस्यों को बीमा सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। गैर सरकारी संगठन एनजीओएस जागरूकता अभियान चलाकर बीमा उत्पाद ग्रामीणों तक पहुंचाते हैं। सरकारी संस्थाएं, सहकारी संस्थाएं स्थानीय स्तर पर सदस्यता आधारित बीमा सुविधा प्रदान करते हैं। सूक्ष्म वित्त संस्थाएं छोटे ऋण के साथ बीमा सेवाएं जोड़कर गरीब परिवारों को पहुंचते हैं। सरकारी योजनाएं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा या फसल बीमा जैसी योजनाएं सीधे ग्रामीण परिवारों को सुरक्षा देती है। इन मॉडलों का उद्देश्य गरीबों को कम लागत पर अधिकतम सुरक्षा देना, जोखिम प्रबंधन को सरल बनाना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। इसमें ग्रामीण परिवार संकटों से उबरकर आत्मनिर्भर और सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। डिजिटल वित्त पोषण, डिजिटल वित्त पोषण का अर्थ डिजिटल तकनीक के माध्यम से वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, धन संबंधी लेन देन करना या आधुनिक प्रणाली है जिसमें बैंकिंग, भुगतान, बीमा, ऋण और निवेश जैसी सुविधाएं मोबाइल ऐप, इंटरनेट, यूपीआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म से आसानी से उपलब्ध होती है। डिजिटल वित्त पोषण कैसे होता है? डिजिटल भुगतान से, बीमा में और निवेश से, सरकारी लाभ से, ऑनलाइन बैंकिंग से। डिजिटल भुगतान यूपीआई, मोबाइल वॉलेट, डेबिट क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड भुगतान, ऑनलाइन भुगतान, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप है। डिजिटल ऋण और लोन, फिनटेक ऐप द्वारा तुरंत ऋण की सुविधा, बीमा और निवेश, ऑनलाइन बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार लेन देन है। सरकारी लाभ, योजनाओं की सब्सिडी और स्वयं सहायता सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। डिजिटल वित्त पोषण नकद पर निर्भरता कम करता है, पारदर्शिता बढ़ाता है और ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को मजबूत करता है। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना, लागत कम करना और दक्षता बढ़ाना और पारदर्शिता लाना है। सामुदायिक संस्थाओं के समग्र विकास महत्व और भविष्य। सामुदायिक संस्था का सामान्य अर्थ ऐसी संस्था या संगठन है जो किसी समुदाय, गांव, मोहल्ला, जाति समूह या पेशागत समूह आदि के लोगों को स्वेच्छा से गठित किया जाता है और जिसका उद्देश्य समुदायों को सामूहिक आवश्यकताओं, समूह और विकास से जुड़े कार्यों में समाधान करना है।
जिसका समाधान करना है। सामुदायिक संस्था वह संगठित समूह है जिसे किसी समुदाय लोगों ने मिलकर अपने साझा हितों और आवश्यकताओं और लक्ष्यों की पूर्ति के सहयोग के विकास और सामाजिक उत्थान के लिए स्थापित किया है। प्रमुख विशेषताएं: समाज समुदाय आधारित, इसका गठन किसी विशेष भौगोलिक या सामाजिक समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। स्वैच्छिक सहभागिता, सदस्य स्वेच्छा से जुड़ते हैं, साझा उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, संस्कृति आदि क्षेत्रों में कार्य करते हैं। लोकतांत्रिक ढांचा, निर्णय समूह के रूप में कार्य करते हैं। गैर लाभकारी प्रवृत्ति, सामाजिक हित इसका प्राथमिक उद्देश्य है। फिर आता है महत्व। सामुदायिक संस्थाओं का महत्व क्या है? महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार। महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह का गठन, निर्णय लेने की महिलाओं की भागीदारी, आर्थिक स्वावलंबन के अवसर उपलब्ध कराना। रोजगार, स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार का प्रोत्साहन, परीक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम, सहकारी समितियों को छोटे उद्योगों को बढ़ावा। पर्यावरण संरक्षण, वित्त वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण और स्वच्छता कार्यक्रम, प्रदूषण नियंत्रण और स्थानीय विकास रणनीतियां। शिक्षा और स्वास्थ्य, साक्षरता अभियान का सफल बनाना, विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार करना, प्रौढ़ शिक्षा जैसे कार्यक्रमों को सफल बनाना, टीकाकरण अभियानों को सफल करना है। सामुदायिक संस्थाओं हेतु सरकार के प्रयास क्या क्या है? स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना जिससे समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण गरीबी और परिवारों को रोजगार और पेंशन प्रदान करना है। स्वच्छ भारत मिशन, सामुदायिक शौचालय, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता अभियान है। जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल योजना। सरकारी नीतियां, दूध उत्पादन, अमूल मॉडल, कृषि उत्पादन संगठन। चुनौतियां, संसाधनों का अभाव, धन संसाधन, तकनीकी संसाधनों की कमी है। शिक्षा और जागरूकता का अभाव है, ग्रामीण और वंचित वर्गों की शिक्षा का स्तर कम है। सामाजिक विषमता, जाति, वर्ग, लिंग आधारित भेदभाव, सामुदायिक संस्थाओं के समावेश की बाधाएं हैं। परीक्षण और क्षमता निर्माण में कमी, सदस्यों के पास कौशल का अभाव है। सामाजिक उदासीनता, लोगों को जागरूकता का अभाव, सामुदायिक संस्थाओं की सफलता का बाधा है। आगे की राह, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, ग्रामीण और शहरी अंतराल को समाप्त करना, समुदायों की संस्थाओं को, वंचित वर्गों को, महिलाओं भागीदारियों को बढ़ावा देना है। कौशल विकास को बढ़ावा देना, सूक्ष्म लघु वित्त को प्रबंधन करना। सामुदायिक संस्थाएं जैसे स्वयं सहायता समूह ग्रामीण विकास के लिए शक्ति का इंजन है। ये संस्थाएं विकास का क्षेत्रों के आमाचूल सामाजिक और आर्थिक बदलाव में सहायक हो सकते हैं। इस तरह कर से हम लोग का थ्योरी खत्म हुआ। अब हम लोग करेंगे 145 गो क्या एमसीक्यू, एक टोटल 145 गो एमसीक्यू है। चलिए जल्दी करते हैं एमसीक्यू। सामुदायिक आधारित संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो सामूहिक समस्या का समाधान करना। सामुदायिक सूचना तंत्र मुख्यतः किस क्षेत्र में सहायक है? तो स्वास्थ्य में, शिक्षा में और नौकरी में। सामुदायिक संस्था का उद्देश्य क्या है? समाज की समस्याओं और सामूहिक रूप से हल करना। बिहार की कौन सी योजना ग्रामीण योजनाओं के लिए उल्लेखनीय है? तो नल जल योजना। स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गरीबों को रोजगार और सूक्ष्म वित्त प्रदान करना। एक स्वयं सहायता समूह का न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 10 सदस्य हो सकते हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मिलने वाला ऋण किस प्रकार का ऋण होता है? जो स्वयं सहायता समूह जो ऋण देती है वो किस तरह का ऋण होता है? वो ऋण होता है संपत्ति जमानत आधारित। जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो ऋण मिलता है उसके लिए क्या देना पड़ता है? संपत्ति जमानत देना पड़ता है। स्वयं सहायता समूह की बैठक कितनी बार आयोजित की जानी चाहिए? तो मासिक रूप से की जानी चाहिए। स्वयं सहायता समूह कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं? तो अध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं और सचिव होते हैं। स्वयं सहायता समूह किस सरकारी योजना द्वारा लाभ देते हैं? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत किसका विकास होता है? तो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास होता है। स्वयं सहायता समूह के लिए महत्वपूर्ण गुणवत्ता क्या है? तो नेतृत्व और संगठन क्षमता। स्वयं सहायता समूह बनाने वाले फेडरेशन का उद्देश्य क्या है? छोटे समूह को जोड़कर ताकत बढ़ाना। स्वयं सहायता समूह का गठन किससे होता है? तो नागरिकों की पहल से होता है। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का चयन किस आधार पर होता है? तो सरकारी समुदाय और आवश्यकता के अनुसार, स्थानीय समुदाय और आवश्यकता के अनुसार। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किस प्रकार के व्यापारों को बढ़ावा मिलता है? तो लघु उद्योग और स्वरोजगार के लिए। स्वयं सहायता समूह खाता कहाँ खुलता है? तो सरकारी बैंक या ग्रामीण बैंक में। स्वयं सहायता समूह की निधि की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होती है? तो स्वयं समूह की पारदर्शिता और लेखा परीक्षा से।
स्व सहायता समूह में सबसे अधिक भागीदार किसकी है? तो महिलाओं की है। स्व सहायता समूह को सरकार क्यों बढ़ावा देती है? तो गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण के लिए। स्वयं सहायता समूह में कौन कौन से कार्य होते हैं? तो बचत, क्रेडिट और सामाजिक कार्य। स्वयं सहायता समूह किस प्रकार की संस्था है? तो स्वशासी और संस्थागत संस्था है। स्वयं सहायता समूह का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? तो गरीबों को सशक्त बनाना। स्वयं सहायता समूह के लिए बाहरी आय सहायता कौन देता है? तो एनजीओ और सरकार देती है। स्वयं सहायता समूह में ऋण वितरण किस आधार पर किया जाता है? तो समूह की सहमति से। स्व सहायता समूह का पहला कदम क्या है? तो सदस्यों का चयन, जरूरतों को समझना। स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को क्या सशक्तिकरण होता है? तो आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण होता है। कि स्व सहायता समूह की सबसे बड़ी वित्तीय सहायता किससे मिलती है? तो सरकारी, बैंक और बचत से। स्व सहायता समूह की सदस्यता का लाभ क्या है? सामूहिक सहयोग और स्वावलंबन। सामूहिक सहयोग मिलता है और स्वावलंबन मिलता है। स्व सहायता समूह के दीर्घकालिक सफलता के लिए क्या आवश्यक है? आंतरिक सामूहिकता और पारदर्शिता। स्व सहायता समूह की गतिविधियों की निगरानी कौन करता है? तो स्व समूह के सदस्य करते हैं। स्व सहायता समूह में कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है? तो बचत और ऋण सुविधा, बीमा सेवाएं और बैंकिंग सेवाएं। स्व सहायता समूह की बैठक का स्थान क्या होता है? तो कोई भी जगह पे लोग बैठक कर सकती हैं। स्व सहायता समूह की बैठक के संबंध में किस नाम से जाना जाता है? तो बैंक लिखे। स्व सहायता समूह के साथ संबंध को किस नाम से जानते हैं? तो बैंक लीकेज के नाम से जानते हैं। स्व सहायता समूह की बैठक किससे भाग लेना अनिवार्य होता है? तो केवल सदस्यों को। स्व सहायता समूह का नेतृत्व कौन करता है? तो उसका अध्यक्ष करता है। स्व सहायता समूह की कितनी अवधि होती है? समूह में अवधि कितनी होती है? तो 3 वर्ष का होता है। स्व सहायता समूह का गठन किस आधार पर किया जाता है? तो आर्थिक स्थिति के आधार पर। स्व सहायता समूह किससे सहायता प्राप्त करता है? तो नाबार्ड से प्राप्त करता है। स्व सहायता समूह के परिषद का कार्य करता है CRP, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, सामुदायिक संसाधन व्यक्ति। स्व सहायता समूह की सफलता के लिए आवश्यक है मजबूत नेतृत्व, नियमित बैठक, सदस्यों का सहयोग। SHG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्व सहायता समूह के सदस्यों के लिए किस प्रकार का ऋण मिलता है? तो माइक्रो फाइनेंस ऋण मिलता है। स्व सहायता समूह एक परिवार में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो एक सदस्य होगा। एक परिवार में सिर्फ एक सदस्य हो सकता है। स्व सहायता समूह में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 20। अधिकतम 10 और न्यूनतम 10 होता है। अधिकतम 20 और न्यूनतम 10 हो सकते हैं। क्या लिखा है? स्व सहायता समूह में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? स्व सहायता समूह में सामान्यतः अधिकतम 15 सदस्य है, लेकिन विशेष परिस्थिति में 20 भी हो सकती है, लेकिन समूह में कम से कम 10 तो होना चाहिए। मैंने 10 को मिनिमम चाहिए। एवरेज देखिएगा तो 15 चलता है और 20 विशेष परिस्थिति में होता है। बिहार के स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को किस प्रकार की आर्थिक सहायता मिलती है? तो बैंक से सूक्ष्म ऋण का। बिहार में ग्रामीण जीविका मिशन का मुख्य कार्य क्या है? ग्रामीण विकास, स्व सहायता समूह को प्रोत्साहन करना। जीविका किस प्रकार की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने वाली योजनाएं चलाता है? तो PMSSBY, PMSBY, NSAP। जीविका डिजिटल लिटरेसी का में योगदान करता है। IT सखी, डिजिटल कौन? IT सखी करती है। जीविका किस प्रकार के योगदान कर महिलाओं को बाजार से जोड़ती है? तो मेला और हाट बाजार, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और व्यापारी नेटवर्क के द्वारा। जीविका किस उद्देश्य से सोशल ऑडिट का आयोजन करती है? तो वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए। जीविका का प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य कार्य है उत्पादन और विपणन। जीविका समूह स्व सहायता समूह के माध्यम से किस क्षेत्र में रोजगार प्रदान करते हैं? तो कृषि और कुटीर उद्योगों में। आजीविका के अंतर्गत बैंक लिंकिंग का अर्थ है स्व सहायता समूह द्वारा बैंक से सीधे ऋण लेन देन करना। जीविका किस स्तर पर सामाजिक सुरक्षा योगदान लागू करता है? तो ग्रामीण स्तर पर। जीविका के अंतर्गत किस माध्यम से वित्तीय साक्षरता बढ़ाई जाती है? तो बैंक सखी के द्वारा। आजीविका के तहत ग्रामीण युवाओं के लिए किस योजना का रोजगार दिया जाता है? तो यह किसान युवा प्रेरणा के द्वारा। बिहार में जीविका कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 2006 में हुआ था। ग्राम संगठन मुख्यतः किसके द्वारा गठित किया जाता है? स्व सहायता समूह के द्वारा। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कौन सा संगठन मुख्य भूमिका निभाता है? तो जीविका निभाता है। ग्राम संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना। बिहार में ग्राम संगठन इकाई किस स्तर पर समिति है? तो मध्यवर्ती स्तर पर।
क्लस्टर स्तरीय संघ CLF किसके द्वारा गठित किया जाता है? तो कई ग्राम संगठनों को मिलाकर। बिहार में पंचायती राज प्रणाली से ग्राम पंचायत की भूमिका किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो क्या क्वेश्चन देखें, क्या है बिहार में पंचायती राज प्रणाली ग्राम संगठन किस भूमिका जुड़ी हुई? तो वित्त समावेशन के लिए जुड़ी हुई है। बिहार में जीविका के अंतर्गत महिला समूहों की संख्या 2023 में लगभग कितनी हो चुकी है? तो 14 लाख से अधिक। बिहार में जीविका कार्यक्रम किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से समर्थन प्राप्त है? तो विश्व बैंक से। ग्राम संगठन की बैठक सामान्यतः कितने अंतराल पर आयोजित होती है? तो साप्ताहिक या मासिक पर। बिहार सरकार द्वारा ग्राम संगठन किस योजना के से जुड़ा हुआ है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना से। बिहार में उच्च स्तरीय समितियां मुख्यतः किस उद्देश्य से गठित की जाती है? तो योजना क्रियान्वयन और निगरानी के लिए। ग्राम संगठन की वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने हेतु कौन सा रजिस्टर अनिवार्य है? तो कुछ बैंक कैश बुक है। बिहार के संकल्प आधारित समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार में जो संकल्प आधारित समिति है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करना। सामुदायिक विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करना। बिहार में महिला ग्राम संगठन किस नाम से लोकप्रिय है? तो जीविका दीदी के नाम से। ग्राम संगठन का आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो सदस्यता शुल्क और बचत। बिहार में क्लस्टर स्तरीय संघ की सामान्यतः कितने ग्राम संगठन जुड़े होते हैं? तो 15 से 30। बिहार में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों में आरक्षण दिया गया है 50% तक। बिहार में जीविका कार्यक्रम किस विभाग के अधीन कार्य करता है? तो ग्रामीण विकास विभाग के तहत। बिहार में ग्राम संगठन के माध्यम से महिलाओं को किस प्रकार की सहायता सबसे अधिक दी जाती है? तो सूक्ष्म वित्त ऋण के द्वारा। संकल्प आधारित समिति मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सामूहिक संकल्प पर और सहभागिता पर है। ग्राम संगठन की सफलता का मुख्य मापदंड क्या है? बचत और ऋण की चुनौती दर। बिहार में किस जिले में जीविका कार्यक्रम का पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले किस जिले में शुरू हुआ था? तो नालंदा जिले में शुरू हुआ था 2006 में। ग्राम विकास। बिहार में ग्राम संगठन और CLF किस बड़े लक्ष्य से जुड़ा हुआ है? तो महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन से। बिहार में उच्च स्तरीय समितियों को किस प्रकार की योजनाओं की समीक्षा होती है? तो बहुक्षेत्रीय कृषि, स्वास्थ्य और वित्त में। गरीबी निवारण में प्रभावपूर्ण अन्य के रूप में स्वयं सेवा समूह का गठन का विचार दिया है मोहम्मद यूनुस खान ने। स्वयं सहायता विषय समूह बैंक लीकेज कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया है? तो नाबार्ड द्वारा। स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण गरीबों को सामूहिक बचत और ऋण सुविधा देना। भारत में स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज कार्यक्रम को किस योजना से विशेष बल मिला है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से। स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज में क्रेडिट ग्रेडिंग का अर्थ क्या है? बैंकों द्वारा समूह की विश्वसनीयता की जांचना। ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित किसान क्रेडिट कार्ड KCC का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराना। स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज का प्रमुख लाभ किस वर्ग को मिल रहा है? ग्रामीण महिलाओं को। ग्रामीण स्तर पर सूक्ष्म वित्त का मुख्य आधार क्या है? तो छोटे स्तर पर बचत का ऋण देना। किसी बैंक में सबसे पहले स्वयं सहायता समूह लीकेज कार्यक्रम से बड़े पैमाने को अपनाया है? तो SBI ने। स्वयं सहायता समूह द्वारा किए गए बैंक ऋण की चुकौती किस आधार पर होती है? तो स्वयं समूह की सामूहिक जिम्मेदारी से। बिहार में स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज कार्यक्रम किस प्रमुख मिशन के अंतर्गत संचालित है? तो जीविका के तहत संचालित है। बिहार में जीविका कार्यक्रम में कौन सा विभाग संचालित करता है? तो ग्रामीण विकास विभाग बिहार में स्वयं सहायता समूह की से जुड़ी अधिकांश महिलाएं किन गतिविधियों में ऋण का प्रयोग करती है? तो कृषि और पशुपालन में। जीविका के अंतर्गत गठित महिला स्वयं समूह की बैंक ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस बैंक ने मुख्य भूमिका निभाई है? तो मध्य बिहार ग्रामीण बैंक। क्या कहते हैं? जीविका के अंतर्गत गठित महिला समूह बैंकों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस बैंक ने मुख्य भूमिका निभाई? तो मध्य बिहार ग्रामीण बैंक ने निभाई। अब दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ने स्वयं सहायता की भूमिका निभा रही है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक निभा रहा अभी। बिहार में स्वयं सहायता समूह को वित्तीय साक्षरता देने के लिए कौन सी संस्था सक्रिय है? तो नाबार्ड है। बिहार में स्वयं सहायता समूह द्वारा बचत राशि की
सामान्य उपयोग किसमें किया जाता है? तो उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल में, विवाह खर्च में, बच्चों की शिक्षा में। बिहार में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को बैंक ऋण पर सामान्यतः ब्याज दर कितनी रखी गई है? तो 4 से 7%। स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज CIF का क्या अर्थ है? तो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है। बिहार सरकार द्वारा महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस विशेष योजना को बढ़ावा दिया जाता है? तो मुख्यमंत्री जीविका महिला स्वयं सहायता समूह योजना का। बिहार में स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज के माध्यम से महिलाओं को कौन सी सामाजिक स्थिति मजबूत हुई है? तो स्वास्थ्य जागरूकता, शिक्षा की भागीदारी, निर्णय लेने की क्षमता। महिलाओं में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं किस उत्पाद के समूह उत्पाद में अग्रणी रही है? तो मखाना और मधुमक्खी पालन में। जीविका कार्यक्रम का मुख्य नारा क्या है? तो समूह में शक्ति है। बिहार में स्वयं सहायता समूह में की महिलाओं के लिए कौन सी बीमा उत्पाद लोकप्रिय है? तो फसल बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित पशु सखी और कृषि सखी मॉडल किस राज्य में विशेष रूप से लोकप्रिय है? तो बिहार में। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा दूध सक्रिय सहकारी समितियों को क्या नाम दिया जाता है? तो दूध महिला मॉडल कहते हैं। बिहार में स्वयं सहायता समूह सहायता विशेष लीकेज के तहत महिलाओं के लिए सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिला है? तो दूध उत्पाद और दूध और पशुपालन में। बिहार में स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को डिजिटल लेन देन सिखाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो डिजिटल सखी कार्यक्रम। बिहार में जीविका स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को कौन सा कृषि उत्पाद ब्रांड रूप में बाजार से उतारा गया है? तो जीविका मखाना, जीविका अचार, जीविका शहद। बिहार में जीविका स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण कौन सी संस्था देती है? तो RSET रूरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देती है। बिहार में स्वयं सहायता समूह के बैंक लीकेज से जुड़े हुए बैंक सखी का कार्य क्या है? तो गांव में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना। जीविका स्वयं सहायता समूह द्वारा गठित वॉइस ग्रुप का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता। बिहार में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सी सरकारी योजनाओं की सहायता दी जाती है? कौन सी दी जाती है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दी जाती है। बिहार में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं सरकारी योजनाओं की जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? तो जीविका दीदी बैठक के माध्यम से। बिहार में स्वयं सहायता समूह में बैंक लीकेज के अंतर्गत सबसे अधिक ध्यान दिया गया जा रहा है महिलाओं के वित्त समावेशन में। स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने हेतु जीविका में कौन सा कदम उठाया गया है? तो प्रोड्यूस ग्रुप उत्पादक समूह। बिहार में स्वयं सहायता समूह के बैंक के लीकेज कार्यक्रम में हेतु SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सर्वाधिक प्रभावित है। SDG 1 गरीबी उन्मूलन, SDG 8 सम्मानजनक कार्य और आर्थिक वृद्धि और SDG 5 लैंगिक समानता में। बिहार में स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को सौर ऊर्जा आधारित आजीविका कार्य हेतु कौन सी योजना सहायता देती है? तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना। स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज से बिहार किस वर्ग को सबसे अधिक सामाजिक और आर्थिक लाभ हुआ है? तो ग्रामीण महिलाओं को। बिहार में स्वयं सहायता समूह जुड़ी महिलाओं ने कोविड-19 महामारी के दौरान कौन सा कार्य किया है? तो राशन वित्तीय, सामुदायिक रसोई चलाना, मास्क सैनिटाइजर बनाना। बिहार में स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? महिलाओं को रोजगार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर बनाना। बिहार में स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज लागू करने होने वाले कौन सा मुख्य अवरोध माने जाते हैं? तो समाज की रूढ़िवादी सोच, महिलाओं की अशिक्षा और बैंक शाखाओं की कमी। स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन और आत्मनिर्भरता। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में वार्षिक प्रीमियम कितना है? तो 3300 रुपये है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY में बिहार में सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को हुआ है? तो प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के बिहार की सबसे अधिक किस वर्ग को लाभ हुआ है? तो वो हुआ है तुम्हारा ग्रामीण मजदूरों को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से बिहार के किस वर्ग को सबसे अधिक वर्ग को लाभ हुआ है? तो ग्रामीण मजदूरों को लाभ हुआ है।
बिहार में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए कौन सी बीमा योजना लागू हुई है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बिहार में महिलाओं को मातृत्व लाभ बीमा किस योजना से मिलता है? तो आयुष्मान भारत ग्राम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। बिहार में बीमा योजना का प्रचार प्रसार किसके माध्यम से किया जाता है? तो बीमा एजेंट, पंचायत प्रतिनिधि और बैंक मित्र सखी बैंक सखी से। बिहार में ग्रामीण गरीबों को जीवन बीमा उपलब्ध कराने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? तो LIC है। आयुष्मान भारत योजना से बिहार की किस बीमारी का इलाज सबसे अधिक लाभ होगा? तो हृदय रोग के लिए, कैंसर रोग के लिए और प्रसूति और शिशु रोग का। बिहार सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए कौन सा स्वास्थ्य बीमा लागू किया है? तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। बिहार में डिजिटल वित्तीय समावेशन सबसे बड़ा साधन कौन सा है? तो UPI और भीम ऐप है। बिहार सरकार ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डिजिटल सशक्तिकरण के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो डिजिटल सखी कार्यक्रम। बिहार में ग्रामीण लोगों को किस योजना से मोबाइल बैंक खाते जोड़े गए हैं? तो जनधन योजना के तहत। किसान क्रेडिट कार्ड KCC कार्ड से जुड़ा बीमा कौन सा है? तो दुर्घटना बीमा। बीमा योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक सुरक्षा देना। डिजिटल वित्तीय साक्षरता मिशन किसके लिए चलाया जा रहा है? तो ग्रामीण जनता के महिलाओं के लिए। बिहार में डिजिटल लेन देन में सबसे अधिक किसे लाभ हुआ है? तो छोटे दुकानदार और किसानों को। डिजिटल वित्त पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन और पारदर्शिता। QR आधार भुगतान किसका उदाहरण है? तो डिजिटल भुगतान है। PM स्वनिधि योजना किस डिजिटल ऋण सुविधा दी गई है? तो स्ट्रीट वेंडर को। अनाज भंडार हेतु कौन सा योजना चलाई जा रही है? तो ग्रामीण गोदान योजना के तहत। बिहार में महिलाओं और बच्चों के पोषण से सुधार हेतु कौन सा कार्यक्रम को लागू किया गया है? तो एकीकृत बाल विकास सेवा, राष्ट्रीय पोषण मिशन, आंगनबाड़ी पोषण किट योजना के तहत। स्वास्थ्य संवर्धन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये होता है स्वास्थ्य पर नियंत्रण बढ़ाना। इस तरह हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया 175 का। अगला हम लोग करेंगे बुनियादी बही खाता पद्धति और वित्तीय साक्षरता का। तब तक के लिए धन्यवाद।